एग्री स्टडी इंडिया में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर लेके आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपकी कृषि परीक्षाओं के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत अधिक लाभदायक होंगी। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो के अंत तक देखिएगा। सारे क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट की दृष्टि से चयन किए गए हैं, सिलेक्ट किए गए हैं। एक एक प्रश्न का अपना एक अलग महत्व है, इसलिए सभी प्रश्नों को अनिवार्य रूप से देखिएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। 1000 दानों के वजन को कहा जाता है। 1000 दानों के वजन को कहा जाता है। ऑप्शन ए बीजों का भार, ऑप्शन बी सीड इंडेक्स, ऑप्शन सी परीक्षण भार, ऑप्शन डी डोकेज। तो देखिए, बीजों का जो 1000 दाने होते हैं और उनका जो वजन किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं, ऑप्शन सी जो हमारा है, परीक्षण भार, अर्थात टेस्ट वेट उसको बोलते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, जो 1000 दानों का जो वजन होता है उसको टेस्ट वेट बोलते हैं। और जो ऑप्शन बी है सीड इंडेक्स, इसको बोलते हैं एसआई सीड इंडेक्स। इसमें 100 दानों का वजन किया जाता है। ऑप्शन डी जो है डोकेज, डोकेज का तात्पर्य होता है कि बीजों में जो किसी भी तरह की शुद्धियाँ होती हैं, कोई मिलावट होती है तो उसको बोलते हैं डोकेज। तो हमारा ऑप्शन होगा सी परीक्षण भार। 1000 दानों का वजन जो है वो परीक्षण भार कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय मृदाओं में कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? भारतीय मृदाओं में कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी फास्फोरस और ऑप्शन डी बोरॉन। तो देखिए, भारतीय जो मृदाएं होती हैं उसमें जो पोषक तत्व, जो सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो जो न्यूट्रिएंट हैं, उनकी जो कमी पाई जाती है वो सर्वाधिक पाई जाती है जिंक की। जिंक हमारे ऑप्शन में नहीं दिया है। जिंक के बाद आता है बोरॉन, तो हमारा ऑप्शन डी जो है बोरॉन वो सही होगा। तो भारतीय मृदाओं में सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी, यदि ऑप्शन जिंक नहीं दिया है तब आप बोरॉन लगाएंगे, अन्यथा आप जिंक के साथ जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुलाब के प्रवर्धन के लिए उपयुक्त समय क्या है? तो जो प्रोपोगेशन टाइमिंग है आपका, रोज़ में जो प्रोपोगेशन करते हैं, प्रवर्धन करते हैं, तो उसमें कौन से समय जो है वो प्रवर्धन प्रोपोगेशन करना चाहिए? ऑप्शन ए फरवरी मार्च, ऑप्शन बी नवंबर दिसंबर, ऑप्शन सी जून जुलाई और ऑप्शन डी सितंबर अक्टूबर। तो गुलाब में जो प्रवर्धन करते हैं, प्रोपोगेशन करते हैं, क्योंकि इसमें हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं स्पेशली टी बडिंग द्वारा, तो ये किया जाता है नवंबर दिसंबर। तो ऑप्शन हमारा बी जो है नवंबर दिसंबर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूसा मेघदूत किस्म है? पूसा मेघदूत किस्म है। ऑप्शन ए मिर्च, ऑप्शन बी बैंगन, ऑप्शन सी टमाटर, ऑप्शन डी लौकी। तो जो पूसा मेघदूत किस्म है वो हमारी ऑप्शन डी लौकी की है, यानी कि बोटल गार्ड की। मिर्च चिली, बैंगन जो है आपका ब्रिंजल और टमाटर टोमेटो। तो लौकी है तो बोटल गार्ड, ये हमारा ऑप्शन डी सही होगा। तो आपको बताते चलें, सब्जी की जो प्रथम हाइब्रिड किस्म है वो पूसा मेघदूत है। सब्जियों में प्रथम जो हाइब्रिड किस्म है पूसा मेघदूत है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है। पूसा मेघदूत जो किस्म है वो लौकी की है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी दलहनी व तिलहनी फसल है? तो हमारे ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी अलसी। हमें ऐसी फसल का चयन करना है जो दाल और तेल दोनों के लिए प्रयोग की जाती है। मूंगफली है तो इसमें तेल के लिए प्रयोग करते हैं। सरसों है ऑप्शन बी, ये भी तेल के लिए प्रयोग करते हैं। यदि हम अलसी ऑप्शन डी की बात की जाए तो अलसी से हमें तेल की भी प्राप्ति होती है, प्लस अलसी का रेशा यानी फाइबर भी हमें इससे प्राप्त होता है। तो दाल में अगर बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। जो सोयाबीन है दाल और तेल दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा सोयाबीन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है तो ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी अरहर, ऑप्शन डी उर्द। तो देखिए, ऑप्शन बी जो चना है ये भी स्थिरीकरण करता है, क्योंकि इसमें राइजोबियम जो है वो गांठें पाई जाती हैं जड़ों में। अरहर में भी पाई जाती हैं, मूंग में भी पाई जाती हैं, उर्द में भी पाई जाती हैं। तो मोस्टली दलहनी में सभी में पाई जाती हैं। तो इसमें जो गेहूँ है ऑप्शन ये नहीं है जिसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए जो सही है गेहूँ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूरिया के खोजकर्ता हैं
ऑप्शन ए वॉलर, ऑप्शन बी एच.एम. रावले, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, और ऑप्शन डी एम.एस. स्वामीनाथन। तो देखिए यूरिया के खोजकर्ता पे अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो ऑप्शन बी है एच.एम. रावले, ये हमारा ऑप्शन सही है। और अगर हम एफ हॉलर की बात करें तो इन्होंने जो यूरिया का है वो संश्लेषण किया था। तो संश्लेषण पूछा जाए तो एफ हॉलर आएंगे और खोजकर्ता में बात किया जाएगा तो एच.एम. रावले आएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी देहरादून। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी देहरादून होगा। देहरादून में भारतीय वानिकी संस्थान जो है वो स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी हैं? यानी विश्व में जो खाद्यान्न उत्पादन होता है तो उसमें हमारे भारत में ऐसी कौन सी फसलें हैं जो अधिक अपना योगदान देती हैं? तो ऑप्शन ए गेहूं, चावल, मक्का, ऑप्शन बी चावल, मक्का, ज्वार, ऑप्शन सी गेहूं, मक्का, ज्वार, ऑप्शन डी गेहूं, चावल, जौ। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन ए है गेहूं, चावल और मक्का जो है वो वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में सबसे ज़्यादा योगदान देती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चाय की खेती की जाती है, चाय की खेती की जाती है। ऑप्शन ए पठार पर, ऑप्शन बी पर्वत पर, ऑप्शन सी पहाड़ी ढाल पर, ऑप्शन डी पर्वतीय घाटी पर। तो चाय की जो खेती की जाती है तो देखिए फर्स्ट नंबर अगर फर्स्ट रैंक ऑफ टी प्रोडक्शन में बात करेंगे तो हमारा आसाम है, और ये जो की जाती है पहाड़ी ढाल पर की जाती है। दूसरी चीज़ बताते चलेंगे कि चाय में जो विषैले तत्व पाए जाते हैं वो 2 तत्व होते हैं, जिसका नाम है एक तो कैफीन, दूसरा टैनिन। तो ये 2 जो होते हैं चाय में विषैले तत्व होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो काजू के सबसे बड़े उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन जो है वो केरल के साथ जाएगा। केरल जो है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरी बात बताते चलेंगे कि केरल जो है मसालों में सबसे बड़ा उत्पादक भी है। तो केरल में मसाला और काजू दोनों का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मूंगफली फसल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यानी मूंगफली प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट जो है वो फर्स्ट पोजीशन रखता है? तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी गुजरात। तो मूंगफली उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो हमारा गुजरात का है, और अगर गुजरात के बाद दूसरा स्थान बात की जाए तो राजस्थान, और तीसरा जो है हमारा आंध्र प्रदेश है। तो इसमें हमारा प्रथम स्टेट पूछा गया तो हमारा जो है गुजरात आंसर, यानी ऑप्शन डी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बथुआ कितने बीजों का उत्पादन करता है? बथुआ कितने बीजों का उत्पादन करता है? प्रश्न से तात्पर्य है कि बथुआ का जो एक पेड़ होता है वो अपने जीवन काल में कितने बीज उत्पादित करता है? ऑप्शन ए 16,000, ऑप्शन बी 17,600, ऑप्शन सी 72,000 और ऑप्शन डी 50 लाख। तो देखिए बथुआ का अगर हमने टेस्ट वेट की बात की थी, पिछली वीडियो में बताया था कि बथुआ का जो टेस्ट वेट होता है यानी 1000 दानों का जो वजन होता है वो 2 ग्राम होता है। और अगर इसके उत्पादन की बात की जाए कि बथुआ में कितने बीजों का उत्पादन होता है तो वो होता है 72,000। एक बथुआ के पेड़ से लगभग हमें 72,000 बीजों की प्राप्ति होती है। दूसरी बार बताते चलेंगे 50 लाख दे रखा है। अगर कभी ऑप्शन आए कि सर्वाधिक बीज उत्पादन करने वाला जो पौधा है वो है स्ट्राइगा। स्ट्राइगा जो है अपने जीवन काल में 50,000 बीज जो है वो उत्पादित करता है। तो यहाँ पे स्ट्राइगा अगर सर्वाधिक पूछा जाएगा 50 लाख के लगभग जो आता है वो स्ट्राइगा सर्वाधिक बीज उत्पादन करता है। तो बथुआ का जो है वो 72,000। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे कम अंकुरण प्रतिशत किस फसल में होता है? सबसे कम अंकुरण प्रतिशत किस फसल में होता है? यानी प्रश्न का तात्पर्य है कि ऐसी फसल जिसमें कम अंकुरण होता है, जर्मिनेशन जो है वो कम होता है, लो होता है। ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी कपास या भिंडी, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी जौ। तो देखिए अंकुरण प्रतिशत की अगर सबसे अधिक में बात करेंगे तो इसमें मक्का हो जाएगा। मक्का जो है वो सर्वाधिक अंकुरण होता है, यानी कि अगर 100 दाने डालोगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बीज हैं वो अंकुरित होंगे। लेकिन प्रश्न पूछा गया कि
सबसे कम होता है, तो सबसे कम जो होता है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, कपास और भिंडी। कपास और भिंडी में जो है अंकुरण जो होता है, जर्मिनेशन वो होता है, कम होता है, नियर अबाउट 60 से 65% तक जो होता है वो जर्मिनेशन होता है। तो हमारा ऑप्शन बी कपास और भिंडी ठीक होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस खाद में नाइट्रोजन अधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए FYM, ऑप्शन बी खलियों में, ऑप्शन सी वर्मी कंपोस्ट में, ऑप्शन डी रक्त की खाद। तो देखिए नाइट्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम FYM पे बात करें तो FYM का नाम होता है फार्म यार्ड मैन्योर। तो इसमें जो नाइट्रोजन पाई जाती है 0.5% पाई जाती है। और यदि हम खलियों में बात करेंगे तो खलियों में 5 से 8% तक नाइट्रोजन पाई जाती है। और वर्मी कंपोस्ट की बात करेंगे तो इसमें 3% तक नाइट्रोजन पाई जाती है। और अगर हम रक्त की जो खादों में बात करें तो इनमें जो है 11 से 12% तक नाइट्रोजन पाई जाती है। तो सर्वाधिक इन ऑप्शनों में जो है वो रक्त की खाद है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, रक्त की खाद। चलते हैं अगले प्रश्न की। मृदा में लगातार यूरिया का प्रयोग करने से मृदा हो जाती है? ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए यूरिया का अधिक प्रयोग करने से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी मृदा पे, हमारी सॉइल पे? तो यूरिया जो होती है वो अम्लीय होती है, उसकी जो प्रकृति, उसका जो नेचर होता है वो अम्लीय होता है, अम्लीय उर्वरक है। तो यूरिया का जब हम प्रयोग मृदा में ज़्यादा करेंगे तो कैसे हमारी भूमि हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। हमारा ऑप्शन बी सही है, अम्लीय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गेहूं के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापक्रम होता है, यानी जर्मिनेशन ऑफ व्हीट जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है वो कितना होता है? ऑप्शन ए 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 16 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जर्मिनेशन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो हमारा ऑप्शन सी होगा, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड में जो है जर्मिनेशन गेहूं में अच्छा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गन्ने में आँख वाले टुकड़ों की संख्या प्रति हेक्टेयर होती है, यानी 1 हेक्टेयर यदि हम गन्ने की बुआई करना चाहते हैं तो उसमें 3 आँख वाले जो गन्ने के टुकड़े होंगे वो कितने लगेंगे? तो ऑप्शन ए 1,20,000, ऑप्शन बी 80,000, ऑप्शन सी 40,000 से 50,000 और ऑप्शन डी 35,000 से 40,000। तो देखिए गन्ने के 3 आँख वाले जो टुकड़ों की संख्या होगी वो हमारे 35,000 से 40,000 प्रति हेक्टेयर पर्याप्त मात्रा होती है एक कल्टीवेशन करने के लिए, बुआई करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन डी जो है 35,000 से 40,000 1 हेक्टेयर के लिए 3 आँख वाले टुकड़ों की आवश्यकता होती है। दूसरी बात बताते चलें, गन्ने में अगर बुआई की जाती है, कभी क्वेश्चन आता है कि गन्ने का कितना पोर्शन बोया जाना चाहिए जो अच्छा जर्मिनेशन हो, तो गन्ने का ऊपर से 1/3 भाग जो है वो हमें बोना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मृदा में कौन सा घटक सबसे कम पाया जाता है? मृदा में कौन सा घटक सबसे कम पाया जाता है? ऑप्शन ए कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन बी मृदा वायु, ऑप्शन सी मृदा जल और ऑप्शन डी खनिज पदार्थ। तो देखिए ये जैसा कि अब आप एक डायग्राम देख पा रहे हो तो इसमें सर्वाधिक जो पाया जाता है वो 45% तक मिनरल्स पाया जाता है, यानी खनिज पदार्थ जो है वो सर्वाधिक पाया जाता है। उसके बाद 25% जो है वो एयर पाई जाती है, यानी कि मृदा वायु पाई जाती है, और 25% जो है वो वाटर मृदा जल पाया जाता है। तो सबसे कम जो पाया जाता है वो 5% जो है वो ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, अर्थात कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। और यदि प्रश्न आता है कि सबसे अधिक मृदा में कौन सा घटक पाया जाता है, तब हमारा ऑप्शन होगा मिनरल्स, खनिज पदार्थ। तो हमारा ऑप्शन ए जो है कार्बनिक पदार्थ जो है वो मृदा में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फैलने वाली मूंगफली की बीज दर है, जो मूंगफली है जो फैलती है जमीन पे, उस वाली वेराइटी की जो बीज दर है वो सीड रेट कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन सी 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और ऑप्शन डी 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो फैलने वाली जो मूंगफली की जो बीज दर होगी वो ऑप्शन सी होगा, 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है मूंगफली की बीज दर उपयुक्त रहती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्रॉपिंग किस फसल से संबंधित है? क्रॉपिंग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी तंबाकू, ऑप्शन सी मिर्च और ऑप्शन डी मक्का। तो देखिए क्रॉपिंग का मतलब होता बांधना।
तो बांधने के लिए अगर हम बात करें, जैसे गन्ना है, गन्ने को बांधने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रॉपिंग कहते हैं। और ये इसलिए की जाती है कि यदि इसकी गन्ने की लंबाई बहुत अधिक बढ़ जाती है तो बारिश से और हवाओं से ये गन्ना क्या होता है, ज़मीन पे टूट के गिर जाता है, तो उससे क्या होता है, किसान को नुकसान होता है। इस कंडीशन में वो क्या करते हैं, गन्ने को आपस में बांध देते हैं, तो इसको प्रॉपिंग कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए हो, जो गन्ना है वो हमारा ऑप्शन सही होगा, गन्ने में प्रॉपिंग की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मूंगफली के फल को कहा जाता है, मूंगफली के फल को कहा जाता है। ऑप्शन ए कैप्सूल, ऑप्शन बी सिल्कुआ, ऑप्शन सी कैरियोप्सिस और ऑप्शन डी पोड। तो देखिए, अगर कैप्सूल की बात करेंगे तो कैप्सूल जो फल कहलाता है वो हमारा है कपास। कपास का जो फल होता है दिस इज नॉन एज कैप्सूल, उसको कैप्सूल के नाम से जानते हैं। सिल्कुआ जो होता है, ऑप्शन बी सिल्कुआ, सिल्कुआ का जो टाइप जो फल होता है वो सरसों में होता है। और कैरियोप्सिस की बात करेंगे तो कैरियोप्सिस का जो फल टाइप है वो खाद्यान्न की फसलें होती हैं, ठीक है, वो कैरियोप्सिस कहलाती हैं। जो गेहूं वगैरह है वो कैरियोप्सिस में आ जाएगा। पोड, पोड को एक दूसरे नाम से जानते हैं, लोमेंटम नाम से जानते हैं। पोड जो है वो लेमोंटम नाम से जानते हैं। तो मूंगफली के जो फल को क्या कहते हैं, पोड या लोमेंटम कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी जो है सही होगा, पोड या लोमेंटम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या है, गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2n14, 2n20, ऑप्शन सी 2n24 और ऑप्शन डी 2n42। तो गेहूं में जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो 42 होते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी जो है 42 ऑप्शन ठीक होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस फसल में स्वपरागण होता है, यानी सेल्फ पॉलिनाइजेशन, जो पॉलिनाइजेशन जो क्रॉप्स है उसका नाम बताना है हमें। स्वपरागण होता है, अपने आप परागण होता है उसमें। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी गन्ना और ऑप्शन डी मक्का। तो देखिए, अगर हम मक्के की बात करेंगे, मक्के में क्या होता है, परपरागण होता है, दो, चाहे वो कीट हुआ, बाई हुआ है, किसी अन्य माध्यम से। गन्ने में भी सेम कंडीशन होती है, कीटीय माध्यम और किसी के द्वारा परपरागण होता है। बाजरा है वो भी परपरागण फसल है। गेहूं जो है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, यानी स्वपरागण होता है इसके अंदर। तो हमारा ऑप्शन जो है गेहूं ठीक होगा, इसमें स्वपरागण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गेहूं की देरी से बुआई के लिए बीज दर होती है, यदि हम गेहूं को देरी से बोते हैं, लेट सोइंग करते हैं, तो उसमें कितनी बीज दर लगती है? ऑप्शन ए 180 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन सी 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और ऑप्शन डी 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो देखिए, अगर हम गेहूं की बुआई की बात करें, अगर सामान्य तौर पे जो बुआई की जाती है वो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आधार पे की जाती है। और जब कभी देरी से बुआई की जाती है तो देरी में 20 से 25% जो बीज है वो अधिक लगता है। तो अगर 20 से 25% 100 का निकालेंगे तो नियर अबाउट 120 किलोग्राम जो है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है 120 किलोग्राम ऑप्शन सही होगा। आज की श्रृंखला को यहीं पे विराम देते हैं। आशा है आप लोगों को ये श्रृंखला पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न जो हैं आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभकारी सिद्ध होंगे। ऐसे ही आप लोग चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।